नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और कुछ विधानसभाओं को मिलाकर लगभग चौथे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 3 चरण के मतदान और होने हैं जो आगामी दिनों में होने वाले हैं। ऐसे में हमारा चैनल हर उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में जा रहा है और प्रत्याशियों से उनके एजेंडे पे किन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का क्यों फैसला किया, इन तमाम मुद्दों पर हम उन प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। जिसके क्रम में हम आज पहुंचे हैं देवरिया जनपद के 338 विधानसभा पथरदेवा में, जहां से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और 338 विधानसभा के राष्ट्रवादी विकास पार्टी से प्रत्याशी राजकिशोर लाल श्रीवास्तव जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इनकी पार्टी जो इस बार चुनाव लड़ रही है कितने सीटों पर लड़ रही है और इनके एजेंडे में किन किन विकास के मुद्दों की बात की गई है। जब क्षेत्र में ये जा रहे हैं तो जो इनके मतदाता हैं उनको अपने पार्टी के विषय में और पार्टी जो कार्य करने वाली है उस बातों को किस तरीके से वो लोगों के सामने रख रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं आपके चैनल को IBN भारत को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का प्रयास किया, इंटरव्यू ले भी रहे हैं। मैं राजकिशोर लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रवादी विकास पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मीडिया प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी हूँ। स्वयं 338 विधानसभा क्षेत्र पथरदेवा से चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि जनता में बहुत सारे असंतोष व्याप्त हैं। हर मुद्दे पर जनता खुलकर बात कर रही है मुझसे और वो कह रही है कि आज जो राष्ट्रवाद और विकास का बात किया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, कहीं न राष्ट्रवाद है न विकास है। अगर विकास की परिभाषा भी लोगों से पूछा जाए तो कोई नहीं जानता, सब विकास विकास कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पर ये कहना चाहता हूँ कि विकास का मतलब क्या होता है। किसी ने बताया कि विकास कहाँ से आता है, कैसे आता है? विकास का मतलब रोड बना देना होता है क्या? आपने उस रोडों का हालत देखा है? विकास का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देना होता है? केवल बिल्डिंगों का ढांचा खड़ा कर दिया गया है। लोग कहते हैं हमने रोड बना दिया, हाईवे बना दिया। तो हाईवे बनाया किसने? ठेकेदारों ने। और जब ठेकेदारों ने हाईवे बनाया, इसके संबंध में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि एक बार एक माननीय प्रधानमंत्री भारत के कहे थे कि हम 1 रुपया भेजता हूं तो ग्राम पंचायत तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। वही आज भी है। आज 1 रुपये का 1 रुपये आता है, ठीक है, सही बात है, लेकिन बैक डोर से जब हम रोड बनाते हैं, ठेकेदारों को देते हैं तो कमीशन 85 पैसा ऊपर चला जाता है। और जो रोड बनता है उस रोड का अगर 3 महीने बाद जाकर हाल देखा जाए तो खस्ता हाल हो जाता है। और तो और जिन नागरिकों का पैसा लेकर रोड बनाया जाता है उन नागरिकों से उस रोड के पर चलने का टैक्स भी वसूला जाता है। उस रोड पर गाड़ियों के चलने का टैक्स टोल टैक्स के रूप में वसूला जाता है। यानी नागरिकों का, जनता का पैसे से रोड बनाकर जनता को ही मूर्ख बनाया जाता है। विकास के नाम पर लोग कहते हैं कि हमने एम्स बना दिया, हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। मैं बताऊं, वो भी सेम ही है। ठेकेदारों को दे दिया गया एम्स बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े हो गई, लेकिन उसमें संसाधन कुछ नहीं है। आप जाएं किसी भी नए बने हुए मेडिकल कॉलेज में जाएं, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। किसी भी नए बने हुए एम्स में जाएं, आपको कोई सुविधा, उससे बढ़िया तो पहले की जो हॉस्पिटल्स हैं, पहले को जो मेडिकल कॉलेज है, उससे बेटर सुविधा दे रहे हैं, बेटर संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। आपको अगर विकास इसी को कहते हैं तो इससे अच्छा पहले का ही विकास बढ़िया था। आज का विकास नहीं है। आपको मैं बताऊं कि जो ग्राम पंचायतों में जो न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं वो जर्जर खंडहर हालत में है। उसमें डॉक्टरों का पता नहीं है, संसाधन का पता नहीं है, दवाइयों का अभाव है, कुछ भी नहीं है। एक फार्मासिस्ट है वो भी
अब किस रूप में है, कैसे है, ये ऑनलाइन कहना ठीक नहीं है। अगर मैं आपके चैनल से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि एक बेर ग्राम पंचायतों में स्थित उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आप निरीक्षण करें, सच्चाई सामने आ जाएगी। आप मेरे साथ चलें पथरदेवा विधानसभा में, जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ देखें गाँव की सड़कों का हाल देखें, खस्ता हाल है। एक बार आप मोटरसाइकिल से या फोर व्हीलर से जाएंगे, दोबारा आने का इच्छा नहीं करेगा उधर से, कहेंगे नहीं इधर से नहीं, इधर से चलना चाहिए। इतना बुरा हाल है। अगर ये विकास है तो इस विकास से बढ़िया पहले का ही विकास था। तो कुल मिला के आपका कहना है कि इसके पहले जो जिन पार्टियों की सरकार थी, उन पार्टियों की सरकार में अच्छा काम हुआ है? पहले तो कुछ ना कुछ बेटर हुआ ही है, उसी बेटर को ही सुधारा जा रहा है, उसी बेटर को ही सुधारा जा रहा है, नए तरीके से बनाया जा रहा है। और वो भी मतलब अभी हो नहीं पा रहा है, किया तो जा रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैंने बताया ना, जो विकास की ये लोग परिभाषा बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स और रोड, उन हॉस्पिटल्स और रोड का जाकर आप हालत देख सकते हैं कि क्या हाल है। जहाँ तक बात है संसाधनों की, मेडिकल कॉलेज में, एम्स में या आपके जिला चिकित्सालयों में, तो जब भी कहा जाता है कि अगर आप नया मकान बनवाते हैं तो उस मकान को सुशोभित और सुंदर करने के लिए, उसमें सामान बनने के लिए आपको समय लगता है। तो आपने कहा कि वहाँ संसाधनों की कमी। अभी देवरिया में आपका मेडिकल कॉलेज है, इसके पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था, लोगों को गोरखपुर जाना पड़ता था। आज लोग खुद कुछ दिन बाद यहीं के मेडिकल कॉलेज में काम करेंगे, तो क्या ये विकास नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो विकास के नाम पर पब्लिक को बहकाया जा रहा है कि हमने देवरिया में मेडिकल कॉलेज बना दिया, देवरिया में उद्घाटन कर दिया, देवरिया में ओपीडी चालू हो गया, तो फिर देवरिया के लोग गोरखपुर मेडिकल कॉलेज क्यों जा रहे हैं? देवरिया में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कभी देवरिया मेडिकल कॉलेज में गए हैं? जाकर देखिए। तो ये कहने की क्या जरूरत है कि हमने बना दिया? जब आप बना दे, पूर्ण रूप से संसाधनों से युक्त कर दे, तब कहें कि हमने कर दिया है। अभी तो आपने कुछ नहीं किया है। आप पिछले 10 साल से सरकारें, 10 साल छोटी नहीं होती है, 5 साल छोटा समय नहीं होता है, हा? और आप उसको पूरा नहीं कर पाए। तो राष्ट्रवादी विकास पार्टी जो इस समय चुनाव लड़ रही है, पूरे प्रदेश में कितने विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है? राष्ट्रवादी विकास पार्टी 200 प्लस पर चुनाव लड़ने की प्रयासरत थी। राष्ट्रवादी विकास पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेटों का टिकट जानबूझकर खारिज कर दिया गया। कहीं नहीं कहीं सरकार को व्याप्त था कि इनके प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ते हैं, और जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, उन मुद्दों से सरकार घबरा गई थी और हमारे प्रत्याशियों के टिकटों को खारिज कर दिया गया। फिर भी वर्तमान समय में हम जौनपुर में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम मिर्ज़ापुर में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम इलाहाबाद में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम गोरखपुर में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम देवरिया में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम कानपुर और लखनऊ में भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन प्रत्याशियों के टिकटों को खारिज कर दिया गया। तो इस बार राष्ट्रवादी विकास पार्टी किन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? जो आपका घोषणा पत्र है उसमें तमाम आपने घोषणाएं की हैं कि राष्ट्रवादी विकास पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। तो कुछ मुख्य बिंदु ऐसे हैं जिनको आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज जो भी पार्टियां हैं चुनावी मैदान में, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ तक कि महंगाई भी गायब है, किसान भी गायब है, डीजल पेट्रोल भी गायब है, हर मुद्दा गायब है। इस समय क्या है, जो भी स्थापित पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रही हैं। उसके विपरीत हमारी राष्ट्रवादी विकास पार्टी ने ये तय किया है कि हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करेंगे, हम किसी से तुलनात्मक राजनीति नहीं करेंगे। रोजगार भी गायब है। हम एक चीज बताएं आपको, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में HRD मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता था, साक्षर भारत मिशन, जिसमें 5.5 लाख वर्कर काम करते थे। सरकार ने उसको अचानक बिना कोई अल्टीमेटम दिए, बिना कोई नोटिस दिए बंद कर दिया। और जब सरकार ने उस कार्यक्रम को बंद किया तो 3 साल का मानदेय
जो कि उन कर्मचारियों का, उन प्रेरकों का, वॉलंटियरों का बचा हुआ था, उसने भुगतान नहीं किया, जिसका भुगतान आज तक नहीं किया। तो जो सरकार रोजगारों को बेरोजगार कर रही है, वो रोजगार कहां से देगी? सुनने में आया है कि सरकार अब तैयारी की है इसी चुनाव के बाद कुछ 38 या 39 विभागों को भी बंद करना चाह रही है। तो जो इस प्रकार के कार्य कर रही है, रोजगार क्या है? इसके विपरीत राष्ट्रवादी विकास पार्टी ने तय किया है कि जब मेरे विधायक जीतकर सदन में पहुंचेंगे तो रोजगार के मुद्दे पर सदन को हिला देंगे, और हमारा एक भी विधायक अगर जीतता है किसी भी विधानसभा में, तो उस विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 7 लोगों को स्थायी रोजगार देगा, यानी 7 परिवार को रोजगार देगा। ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये मेरा वादा है। हम देकर रहेंगे, हमको पता है कि हम कैसे देंगे। और जिन प्रेरकों को, जिन साक्षरता कर्मियों को बैठा दिया गया है, उसको वापस लाने के लिए अगर सदन के आगे आत्मदाह करना पड़ेगा, तो ये राजकिशोर लाल आत्मदाह भी करेगा और सदन को हिलाएगा भी, और साक्षरता कर्मियों को वापस उनके रोजगार पर, उनके नौकरी पर लाकर दम लेगा। साक्षरता की बात राज्यसभा में और विधानसभा में भी कई बार विधायकों और सांसदों द्वारा उठाया गया है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया। तो क्या लगता है कि आपका अगर 1 विधायक, 2 विधायक या 3 विधायक जाते हैं और उन चीज़ों को विधानसभा में उठाएंगे तो सरकार उस पर कदम उठाएगी? एकदम उठाएगी। जो भी सम्मानित आदरणीय माननीय विधायकों ने इस कार्यक्रम के बारे में राज्यसभा में या विधानसभा में उठाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। उनको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। उस प्रयास के लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारे ये जो साक्षरता 5.5 लाख साक्षरता कर्मी है, लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इनको नेतृत्व की आवश्यकता है। हमारा एक भी विधायक जीत कर जाता है सदन में, जहां से आवाज़ उठाने पर सुनवाई होगी, तो 5.5 लाख कर्मियों के साथ हमारा विधायक, हमारी पार्टी आगे बढ़कर कार्य करेगी और इनको वापस लाकर दम रखेगी। हम पूरे सदन को हिलाने की क्षमता रखेंगे अगर एक भी विधायक आ जाएगा तो। आपने अपने घोषणा पत्र में तमाम लोगों को मानदेय देने की बात की है, जैसे स्टाम्प विक्रेता हुए, और विद्युत विभाग में जो कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है उनको भी आपने रखने का, नियमितीकरण करने का, अनुदेशकों को नियमितीकरण करने का, तमाम आपने अपने मैनिफेस्टो में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया है। तो क्या आपका जो ये चुनावी घोषणा पत्र है, किस सोच के आधार पे आपने इस तरीके से इतनी चीज़ों को, जो आपने रोजगार से संबंधित और लोगों को जो खुद काम कर रहे हैं उनको मानदेय देने की बात की है, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है, तो ये तमाम आंकड़े आपने जो अपने घोषणा पत्र में दिखाए हैं और भविष्य में करने की बात की है, तो उसको ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, आपने मेरे घोषणा पत्र को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको जानना पड़ेगा मेरे राष्ट्रवादी विकास पार्टी के अस्तित्व के बारे में, उसके ढांचे के बारे में। इसके लिए देखिए, हमारा राष्ट्रवादी विकास पार्टी जो है मुख्यतः सेना के बड़े लोगों के द्वारा बनाया गया है, और सिविल सेवा में जो बड़े पदों पे रहे हैं, प्रधान आयुक्त जैसे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे, सहायक प्रधान आयुक्त जैसे पदों पे भारत सरकार में रहे हैं, उन लोगों ने बनाया है। तो जो लोग कानून बनाए हैं, जो लोग सेना को चलाए हैं, उन लोगों ने इस पार्टी को बनाया है। तो हमको पता है नियम कानून कैसे बनते हैं, हमको ये पता है कि रोजगार कैसे दिया जा सकता है। इसके विपरीत आप उन पार्टियों से पूछिए ना कभी जाकर कि आपने रोजगार का वादा किया है तो रोजगार आप देंगे कैसे। नहीं पता है उनको, नहीं बताएंगे, सिर्फ रोजगार कर रहे हैं, और वो भी नहीं कर रहे हैं। इस समय तो वो भी, यहाँ तक किसान का मुद्दा भी गायब हो गया है, हाँ? डीजल पेट्रोल भी गायब हो गया है। लोग केवल डीजल पेट्रोल के बारे में चर्चा करते हैं, गैस के बारे में चर्चा करते हैं। कभी उन लोगों ने इस पन्ने के बारे में चर्चा किया, कभी उन लोगों ने इस शिक्षा सामग्री के बारे में चर्चा किया। हमको याद है 11 से पहले, हमको याद है 90 से पहले जो सामग्री 5 पैसे में मिलती थी, वो इस समय 4 रुपये 5 रुपये में मिलती है शिक्षा सामग्री। तो किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी चीज़ है,
तभी अगर आदमी स्वस्थ रहेगा, शिक्षित रहेगा, तभी तो रोजगार करेगा। और जब शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत खराब है तो कहाँ से स्वस्थ रहेगा। टीचरों की तो भर्तियां हो रही हैं, लेकिन स्कूल की हालत वही खंडहर है। आप अपने बच्चों को भी उस स्कूल में नहीं भेज पाएंगे स्कूल की दशा देखकर। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है। हॉस्पिटल्स के बारे में भी मैंने बताया ही, आप स्वयं प्राइवेट में जाते हैं करने। क्यों भाई, जब सरकारी हॉस्पिटल है, एम्स है, मेडिकल है, तो क्यों प्राइवेट में आप जाते हैं? यानी आपको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ संसाधन का अभाव है, सुविधा का अभाव है, दवा के नाम पर 0/नील है, इसलिए। और मैं आपसे बताऊं, रोजगार के बारे में, अनुदेशकों के बारे में, आप शिक्षा मित्रों के बारे में, आप आंगनबाड़ी के बारे में, होमगार्डों के बारे में, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। मैं जब मेरी सरकार आएगी, मेरे राष्ट्रवादी विकास पार्टी की एक भी एमएलए की जीत कर जाएगा, तो जिस क्षेत्र से वो जीतेगा उस क्षेत्र का विकास 101% सुनिश्चित है। क्योंकि हमको पता है रोजगार कैसे होगा, रोजगार कहाँ से आएगा, संसाधन कहाँ से आएगा। मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन कोई भी अगर विधायक चाहे तो अपने विधानसभा में हर ग्राम पंचायत में 2 व्यक्ति को नौकरी दे सकता है। अब मैं और मेरी पार्टी का जब कोई विधायक सदन में जाएगा तो देकर दिखाएंगे हम लोग। ये वैसे नहीं कर रहे हैं, देकर दिखाएंगे हम लोग। किसानों की बात आती है तो चीनी मिलों की बात आती है, गन्ना की बात आती है। किसी समय देवरिया को चीनी का कटोरा कहा जाता था, हर 20 किलोमीटर पर एक चीनी फैक्ट्री होती थी। लेकिन आज देवरिया ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी सैकड़ों चीनी मिलें बंद कर दी गई। एक सरकार आई, उसने बंद कर दी। उसके बाद तमाम सरकारें आई, वर्तमान की भी सरकार ने कहा कि हम चालू करेंगे, चालू करेंगे, चालू करेंगे। सबने घोषणा पत्र में डाला, लेकिन नहीं चालू किया। क्यों नहीं चालू किया? क्यों बंद किया? क्यों नहीं चालू किया? इसकी मांग करती है राष्ट्रवादी विकास पार्टी की। क्यों नहीं चालू किया, क्यों नहीं चालू किया, क्यों बंद किया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि बंद करने में भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और चालू नहीं करने में भी कहीं न कहीं षड्यंत्र है। मैं राष्ट्रवादी विकास पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उन लोगों का पर्दा साफ होना चाहिए। और जितनी भी बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको पुनः चालू करना चाहिए, ताकि उधर उस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार तो मिलेगा और उस क्षेत्र के नौजवानों को भी प्राथमिकता देना पड़ेगा। मेरी राष्ट्रवादी विकास पार्टी आएगी तो उन चीनी मिलों को सबसे पहले चालू कर उन क्षेत्र के नौजवानों को 50% आरक्षण देगी उन मिलों में। यहाँ तक कि जब नौकरी निकलेगी तो अस्थायी रूप से महिलाओं, उस क्षेत्र के महिलाओं को भी 50% आरक्षण मिलेगा। मेरी पार्टी का ये वादा है। तो तमाम मुद्दों पर आपसे बात की गई। अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा और उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने सम्मानित जनता को सादर नमन करते हुए अपील करना चाहता हूं कि जनता इसको देखे, समझे, धोखे में न आए। अपने उन सभी सम्मानित प्रतिनिधियों से ये सवाल जरूर करें कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं, रोजगार कहां से आप दोगे। धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी विकास पार्टी के 338 विधानसभा से प्रत्याशी राजकिशोर श्रीवास्तव जी, जिनसे विभिन्न मुद्दों पर हमने बात की और जानने की कोशिश की कि इनकी पार्टी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। मैं मुकेश राव, IBN भारत, देवरिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।